सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आज पानीपत की धरती पर मैं बरखा त्रेसर, पुरुष आयोग की प्रेसिडेंट, मेन की बात करने आई हूँ। पुरुषों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी को आपने हमेशा मन की बात करते हुए सुना है, लेकिन मैं चूंकि इस मुद्दे से जुड़ी हुई हूं और लगातार गुहार लगाती रही हूं लॉ मिनिस्टर्स को, दूसरे मिनिस्टर्स को, कि मेन की बात कब सुनेंगे। पुरुषों की जो सुसाइड की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाओं के लिए इस देश में 50 कानून है, पूरा मंत्रालय है, कितने सारे वुमेन एनजीओज हैं, विमेन कमीशन है, महिला आयोग है, फॉरेन फंडिंग आती है उन कमीशंस को चलाने के लिए, तो पुलिस थाने भी बन गए हरियाणा में, सब कुछ है महिलाओं के लिए। लेकिन 51% पुरुष जो इस देश के हैं, 80% जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। मेरा सवाल है, क्या मर्द को दर्द नहीं होता? क्यों नहीं हमारे देश में समान कानून है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर। ये 3 मेन जेंडर्स हैं, तो सबके लिए समान कानून क्यों नहीं? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं है? पुरुषों के साथ बहुत मारपीट होती है, उनको भी बहुत यातनाएं दी जाती हैं, बहुत तरीके से फिजिकल अब्यूज भी होता है, लेकिन हम सिर्फ महिलाओं की बात क्यों करते हैं? उन्हीं के बारे में हम पूरे दिन, उन्हीं की वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री पॉलिसीज बनाती है सिर्फ बेटियों के लिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन सुनते हैं हम दिन रात, बट क्या बेटे को मरवा दें? बेटे के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है जो काम कर रही है? क्या मैं ये जान सकती हूँ? ये मेरा सवाल है पत्रकार भाइयों आपसे, कि बेटों के लिए कौन काम करेगा? पुरुषों के लिए क्या काम हो रहा है इस देश में? क्या कोई डेटा इकट्ठा हो रहा? सबसे पहली बात यहाँ से शुरुआत करते हैं। मेरे को राज्यसभा टीवी पर एक डिबेट पे बुलाया गया था, जहां उन्होंने बोला जेंडर स्टडीज के बारे में हम बात करेंगे। तो मुझे कोई बताएगा कि आपने क्या कोई डेटा इकट्ठा किया है पुरुषों के लिए? नहीं। जब आपने डेटा ही नहीं इकट्ठा किया, कोविड में कितनी डेथ्स हुई है, वैसे एक्सीडेंटल डेथ कितनी होती हैं, फर्जी केसेस कितने होते हैं, मेल सुसाइड्स कितने हैं, आपको बता दूं 2.5 गुना पुरुष ज्यादा आत्महत्याएं करते हैं महिलाओं की बनिस्बत। अब कहते हैं कि महिलाएं प्रताड़ित हैं। कोई मुझे बताएगा, अगर महिलाएं प्रताड़ित हैं तो पुरुष क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आप सबने देखा, सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़ी बातचीत होनी शुरू हो गई। मेंटल हेल्थ पुरुषों की तो होगी ही ना खराब। 24/7 बॉस का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, वाइफ का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का प्रेशर, काम का प्रेशर, पैसे कमाने का प्रेशर, 24/7, और उनकी बात सुनने वाला तो कोई नहीं है। उनके दुख दर्द कहाँ रिकॉर्ड होंगे? कोई है हेल्पलाइन नंबर जहां पे पुरुष कांटेक्ट कर सकता है? मैं मेनका गांधी जी से मिलने गई थी, मैंने उनसे भी ये बात कही कि मेरे पास एक डेटा रिपोर्ट है जिसमें मुझे ये बताया है कि ज्यादातर लोग पुरुष परेशान होते हैं तो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री पे कॉल करते हैं। तो क्यों नहीं मेंस कमीशन बन जाता है इस देश में? तो वो वहां कॉल करेंगे और वहां उनकी सुनवाई भी होगी। उनका ये कहना था, हाँ आपकी बात सत्य है, कि यहाँ पर बहुत सारे उनके कॉल्स आते हैं हैरेस्ड हस्बैंड्स के, जो हस्बैंड्स बहुत परेशान हैं, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है। तो मैंने कहा मेंस कमीशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन पत्रकार भाइयों, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, क्या मेंस कमीशन नहीं बनना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल। पेड़ पौधों के लिए यहाँ मंत्रालय है, कीड़े मकोड़ों के लिए, यहाँ तक कि मैं बोलना नहीं चाहती, सॉरी टू से, कुत्तों के लिए भी मंत्रालय है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नहीं। ऐसा क्यों? ये इतना भेदभाव पुरुषों के साथ क्यों?
पुरुष मर रहे हैं, 2.5 गुना आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं देश में। जो लोग इसे रेप कैपिटल कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी ये सरासर झूठ है। ये देश रेप कैपिटल नहीं, सुसाइड कैपिटल बनता जाता है, और जिसमें पुरुष अपनी आहुति देते जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, देश के लॉ मेकर्स हैं, वो सब घोर निद्रा में हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर मैं पुलिस थाने में कॉल करती हूँ, एसपी साहब, डीसीपी साहब, कई लोगों से बात करती हूँ। उनका एटीट्यूड इतना गलत है। जब भी मैं पुरुषों के बारे में उन्हें बताती हूँ कि ये पुरुष ने आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या करने से पहले भी उसने आपको बताया था, अप्रोच किया था, आपने कोई हेल्प नहीं करी, उनका एटीट्यूड होता है मरने दो सालों को। अगर ये एटीट्यूड रहा, अगर हम संवेदनशील नहीं हुए, तो स्थिति और भयावह होती जाएगी। स्थिति अभी भी बहुत भयावह है। 1 लाख के करीब पुरुष हर साल आत्महत्याएं कर रहे हैं। 498, इतना मिसयूज हो रहा है, इतना मिसयूज हो रहा है। 95% 498 के केसेस फर्जी हैं। फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लगातार मांग करते रहे कि 498 को स्क्रैप किया जाए। स्क्रैप करना तो छोड़िए, इसमें इन्होंने एक मिसयूज क्लॉज भी नहीं डाला। अगर इन्होंने मिसयूज क्लॉज डाल दिया होता तो कम से कम जो झूठे केस करते हैं, फर्जी केस करते हैं, उनको एक सबक मिलता। मैं कहूंगी इस मंच से बैठ करके, अब सभी लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं जब भी कोई रेप केस आता है। निर्भया के बारे में भी आपको बता दूं कि सबने एकजुट होकर के बोला था, हैंग द रेपिस्ट, और बलात्कारियों को सजा दी। मैं किसी बलात्कारी के साथ नहीं खड़ी हूं, लेकिन अगर फर्जी केस है तो हैंग द अक्यूजर, फॉल्स अक्यूजर। आप में से कौन कौन कहेगा कि उस फॉल्स अक्यूजर को भी हैंग करो? वो भी बलात्कार से कम नहीं है, वो पुरुष का बलात्कार होता है। और आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक पुरुष का बलात्कार होता है, पूरी फैमिली का होता है। फैमिली का भी नहीं, पूरे परिवार का भी नहीं, एक्सटेंडेड जो फैमिली है, परिवार, चाचा, मामा, ताया, जो लोग भी उस फैमिली से इन्वॉल्व होते हैं, सब कितने परेशान हो जाते हैं। वो दुख का संकट उस घर पे इतना मंडराता है कि उनको होली, दिवाली, दशहरा, ईद, कुछ भी, या गुरुपुरब, कुछ भी याद नहीं रहता। तो इस समय ये स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि 498, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीगल टेररिज्म है, साफ तौर पे कहा कि लीगल टेररिज्म है, इसका भी हम कुछ नहीं कर पाए। ये धारा के खिलाफ हमने काफी अभियान किया, लेकिन ये धारा, ये कानून नहीं हटा। क्योंकि इस देश में कभी भी कोई कानून बन जाता है तो वो कानून कभी नहीं हटता। अभी आपने सुना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप के ऊपर काफी डिस्कशन चल रहे थे। वैवाहिक बलात्कार, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। ये दूसरा आतंकवाद होगा जो कि 200% इसका मिसयूज होगा। सबसे बड़ी बात है, आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि एक पुरुष जो इस देश का बेटा है, भाई है, विवाह के बंधन के बाद जब उसके ऊपर मैरिटल रेप जैसा आरोप लगता है, वो सिद्ध कैसे करेगा कि वो बेकसूर है? क्या कैमरा लगाएगा बेडरूम में? क्या कंसेंट फॉर्म साइन कराएगा वाइफ से? क्या मिलॉर्ड को बुला के बैठाएगा कमरे में? या पुलिस स्टेशन से थानेदार साहब आएंगे बैठने के लिए? तो मैं भरसक तरीके से भरपूर इसका विरोध कर रही हूँ कि यह कानून नहीं आना चाहिए। मैरिटल रेप कानून अगर आ जाएगा तो पूरा फैमिली सिस्टम खत्म हो जाएगा। पूरा ये जो विश्वास है हमको मैरिज इंस्टीट्यूशन पे, ये पूरा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मैं कतई नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कोई कानून आ जाए। इसके लिए मैं हर जगह पे, टीवी चैनल्स पे इसका विरोध कर रही हूँ, आर्टिकल्स द्वारा विरोध कर रही हूँ, ग्राउंड पे विरोध कर रही हूँ। सुप्रीम को अभी हमने कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इंटरवेंशन भी फाइल किया था। पुरुष आयोग जो मेरी संस्था है, हमने एक इंटरवेंशन भी फाइल किया था। विवेक नारायण शर्मा जी हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जिन्होंने इसको इंटरवेंशन को फाइल किया था। हमारा इंटरवेंशन रिजेक्ट हो गया। अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि उस दिन जो 2 जज साहब की बेंच थी जिसने मैरिटल रेप का डिसीजन दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा था, एक जज साहब कह रहे थे कि बनना चाहिए ऐसा कानून, और एक जज साहब कह रहे थे नहीं बनना चाहिए। स्प्लिट जजमेंट आया था।
तो जो स्प्लिट जजमेंट आया था उसके बारे में भी मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां पर इसके ऊपर गहन अध्ययन होगा और देखते हैं कि क्या ऐसा कानून आ सकता है। मैं इसका पूरी तरीके से विरोध कर रही हूँ, सरकारों से भी अनुरोध करती हूँ कि ऐसा कानून अगर आएगा तो हर पुरुष बलात्कारी बन जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे देश के सभी बेटे और भाई बलात्कारी घोषित कर दिए जाए। ये सिर्फ अपने देश की बात नहीं है, यही डेटा भारतवर्ष के बाहर दिखा दिखा करके फॉरेन फंडिंग लाई जाती है, भारत को बदनाम किया जाता है, भारत को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं वो इस पे काम कर रही हैं, वो लगातार काम कर रही हैं। भारतवर्ष को शर्मसार करने के लिए ये रेप केस के ऊपर इतनी बातचीत करते हैं, फॉरेन फंडिंग देते हैं भारत की फैमिली सिस्टम को तोड़ने के लिए, जो पूरे भारत में, पूरा भारत नहीं पूरे विश्व में भारत अपने फैमिली कल्चर के लिए जाना जाता है। उस फैमिली कल्चर को तोड़ने के लिए ये जो फॉरेन फंडेड लोग हैं, जैसे RIT फाउंडेशन जिसने ये PIL डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट में, ये सब जिहादी हैं, भारत तोड़ने वाली ताकतें हैं। भाई लोगों, हमें इन सब के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ना होगा। मेन की बात में मैं लगातार ये बोलती आई हूँ कि मर्द को भी दर्द होता है, कोई है इस देश में जो उनकी पुकार भी सुने, उनके आंसू भी पोंछे, या कम से कम कोई पॉलिसीज तो बनाए। स्कूल ड्रॉप आउट ज्यादा लड़के हैं, क्या एक परिवार का जो पालन पोषण करना होता है वो तो एक पुरुष नहीं करना पड़ता है, इसलिए लड़कों को अक्सर अपनी पढ़ाई को त्यागना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ परिवार को पालने के लिए उन्हें छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है, इसलिए वो स्कूल ड्रॉप आउट ज्यादा है। हम इस विषय पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? ब्रेस्ट कैंसर, हेल्थ इश्यूज को ले लीजिए, पूरी दुनिया ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करती है, प्रोस्टेट कैंसर उससे ज्यादा पेनफुल है, जो कि पुरुष बेचारे इससे गुजरते हैं, लेकिन कभी आपने किसी को भी इस पर बात करते नहीं सुना। वो क्यों? क्योंकि सब कुछ महिलाओं के लिए। महिला दिवस मनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब अपना अकाउंट, ट्विटर अकाउंट दे देते हैं महिलाओं को हैंडल करने के लिए, हर मिनिस्टर महिला को ग्रीट करेगा महिला दिवस के लिए, महिलाओं को अवार्ड मिलेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं भी एक महिला ही हूँ, लेकिन क्या पुरुष दिवस नहीं मनाना चाहिए? आप में से कितने पत्रकार भाई हैं, जरा मुझे कोई हाथ उठा के बताएगा कब होता है पुरुष दिवस? किसी को नहीं पता, आप में से किसी को नहीं पता। इसी अवेयरनेस का अभियान उठाया है मैंने, बीड़ा उठाया है कि मैं जगह जगह पे जाऊंगी, देश भर में जाऊंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और यहाँ बताऊंगी 19 नवंबर, आप लोग प्लीज इसे नोट करिए, 19 नवंबर को पुरुष दिवस होता है। हम लगातार 3 सालों से पुरुष दिवस दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मना रहे हैं, जहां हम विभिन्न पुरुषों को अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्हें बुलाते हैं और उस मंच से उन्हें पुरस्कृत करते हैं उनके काम के लिए। क्या सिर्फ महिलाओं का ही योगदान हमें सराहनीय लगता है? क्या पुरुषों का कोई योगदान नहीं है? तो उनको भी सराहने की जरूरत है, उनके भी महत्व के बारे में बताने की जरूरत है। फर्जी रेप केसेस का तो आप समझिए अंत ही नहीं हो रहा। 498 आपको बता चुकी हूँ, 95% मिसयूज होता है। फर्जी रेप केसेस तकरीबन 80% फर्जी रेप केसेस आ रहे हैं। कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप, बार बार रिपीट करती हूँ, कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप। आपस में सहमति से बनाया हुआ जो भी आप बनाते हैं रिश्ता, उसे हम रेप नहीं कहते। अभी हमारे बीच में एक भाई हैं जिनके ऊपर ऐसा ही फर्जी बलात्कार का केस हुआ है, राकेश भैया, ये विक्टिम है। ऐसे लाखों विक्टिम्स हैं इस देश में जो कि जेलों में सड़ रहे हैं। उसमें से एक बड़ा नाम आपको बताती हूँ, जिनका हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्विटल किया, विष्णु तिवारी। विष्णु तिवारी 20 साल जेल रहे फॉर अ क्राइम ही नेवर डिड। उनके ऊपर बलात्कार का आरोप था, उन्होंने 20 साल जेल काटी। 20 साल में अनगिनत बार विष्णु तिवारी सुसाइडल
टेंडेंसीज हुई, उन्हें बहुत मरने की कोशिश की उन्होंने। वापस जब उनको एक्विटल मिला, अपने घर आए, कोई उन्हें पहचानने को तैयार नहीं। उनके माँ बाप मर गए, फैमिली के दूसरे मेंबर्स के बारे में कुछ पता नहीं, और भी लोग मर गए। यहाँ तक कि वो महिला जिसने रेप केस फाइल किया था वो भी आज इस दुनिया में नहीं। 20 साल में उस आदमी का सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ खत्म। आज हम उनके कॉम्पनसेशन की लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं उनके कॉम्पनसेशन की, लेकिन क्या हम उनके कीमती वर्ष वापस ला सकते हैं? क्या हम उनका गोल्डन टाइम वापस ला सकते हैं? क्या हम उनकी डिग्निटी, सम्मान, क्या हम उनका सम्मान वापस ला सकते हैं? इस भाई का जो मेरे साथ बैठा है, क्या इसका सम्मान वापस आ सकता है? आज कोर्ट ने एक्विटल दे दिया। ये भाई नहीं, थोड़ी दूर चलिए, रोहतक में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रोहतक सिस्टर्स, 3 लड़कों की जिंदगियां बर्बाद करी। मोलेस्टेशन का केस फाइल किया उन लड़कियों ने, हर चैनल ने उनको 2-2 महीने तक बैठाया। खूब लड़ी मर्दानी है, तो झांसी वाली रानी थी। मिनिस्टर साहब ने अवार्ड दिया, किसी ने गवर्नमेंट नौकरी दी, किसी ने 20,000 रुपए दिए, किसी ने 50,000 दिए। लड़कियों का मनोबल तो बहुत बढ़ गया कि फर्जी केस करो, क्या बात है। उन्होंने और भी ऐसे लड़कों को फंसाया, लेकिन जिन 3 लड़कों को फंसाया था, नार्को टेस्ट की मांग हुई, 3 बार कोर्ट ने उन लड़कों को एक्विटल दिया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि अगर ये केस फर्जी हुआ, कोर्ट कहता है ये केस फर्जी है, तो मैं इन लड़कों को नौकरी दूंगा, जो आज तक नहीं मिली। ये एक झूठा वादा था, आज तक वो नौकरी नहीं मिली। फर्जी केस लड़कियों ने किया, हीरोइन किसे बनाया? लड़कियों को। बेचारे लड़के आज भी उनसे यूके मतलब बाहर, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए से पत्रकार भाई आते हैं और उनसे पूछते हैं, उन लड़कों से, आपने बलात्कार कैसे किया था, जरा बताएंगे? वो जो आपके ऊपर केस है वो आपने बताइए थोड़ा स्टोरी, वो क्या किया था आपने। पूरे रोहतक ने उनका बॉयकॉट कर दिया। पिताजी को पैरालिसिस अटैक आ गया। ऐसे अनगिनत केसेस है, वो मैं आपको कंटिन्यू करूंगी बताने का। मेन हेडलाइंस दे देती हूँ। सरबजीत, दिल्ली का लड़का, उसे बना दिया दिल्ली का दरिंदा। सरबजीत सिंह बेदी, वो रेड लाइट, तिलक नगर दिल्ली में रेड लाइट पे खड़ा, उसे जसलीन कौर ने एक फर्जी मोलेस्टेशन केस में